नमस्कार, स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में जबरदस्त तेजी का माहौल है, तेजी का सिक्सर लग चुका है। पिछले हफ्ते 5 के 5 सत्र में निफ्टी करीब 4.25% चढ़ा और उस मोमेंटम को कंटिन्यू करके आज हम देख रहे हैं कि नई तेजी पर कारोबार कर रहा है। 300 अंकों का उछाल है। निफ्टी बैंक की बात करें, इंट्राडे में करीब 1100 अंकों के आसपास की तेजी थी और अच्छी चीज यह है कि बाजार अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि अगर अभी तक आप बाजार से दूर रहें, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, क्या एंट्री करने का यह सही समय है? अगर हां, तो कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, यह समझने की कोशिश करेंगे। और आज जो भी खबरें आई हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं और जिन शेयरों में तेज उछाल एक्शन दिख रहा है, उन पर भी आगे हम करेंगे चर्चा। अगले 1.5 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। पूरा का पूरा शो एक्शन पैक्ड है। क्या कुछ होगा, जरा एक बार नस पर नजर डालते हैं। थोड़ी देर में हम डिम्पी से समझेंगे कि एफएनओ को लेकर सेटअप किस तरह का है, डेटा जो है वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं। एफएनओ मार्केट चेक होगा, क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर आएंगे 2:10 पर। निकुंज की नजर होगा 2:30 पर। इटिनो स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया से बाजार का मूड समझेंगे और कुछ बजिंग स्टॉक्स पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पर होगा। मार्केट एट 3:15 पर होगा। 3:10 पर बीटीएसटी और एसटीबीटी के ट्रेड्स होंगे और 3:20 पर जो भी इवेंट्स हैं बाजार के लिए क्रूशियल, उस पर आगे हम नजर डालेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार की 5 बड़ी बातों के साथ। तो लगातार छठे सत्र में बाजार में तेजी है। निफ्टी आ गया है 23,670 के पास और बैंक निफ्टी करीब 1100 अंक ऊपर है, 200 डीएमए के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। कोटक बैंक में लगातार तेजी है। अगर हम सिर्फ मार्च की बात कर लें तो शेयर करीब 15% की रफ्तार दिखा चुका है और आज भी निफ्टी बैंक के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में ये शामिल है। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है, ये बाजार को स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है। तो फंडामेंटली और मैक्रो लेवल पर भारत के लिए स्थितियां बेहतर हो रही हैं। डॉलर का भाव 85.50 के आसपास हो गया है। आज मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आए थे, वो भी सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। तेज रफ्तार में रेलवे शेयर बने हुए हैं। हम रेलटेल के शेयर में हमने देखा कि आज 9% के आसपास का उछाल था क्योंकि उनको एचपीसीएल से एक ऑर्डर मिला था। बाकी इरकॉन, आईआरएफसी, आरबीएनएल ये तमाम शेयर चल रहे हैं। एनर्जी और डिफेंस शेयरों में भी अच्छी मजबूती है और जो बाइंग है लोअर लेवल से वो लगातार अब भी जारी है, तेज रफ्तार है। पावर शेयरों में तेजी का करंट है और चौतरफा तेजी पावर शेयरों में भी है। इरडा करीब 10% चढ़ा है। इसके अलावा ब्रोकरेज थोड़े अपबीट हो रहे हैं। आरईसी को लेकर वहां पर भी हम तेजी देख रहे हैं। 360 वाला आरईसी अब 440 रुपए के आसपास का हो गया है। यूरोपीय बाजारों की बात करें और डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो वहां से भी बाजार के लिए सपोर्ट है। डाउ फ्यूचर्स करीब 300 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है इस वक्त। थोड़ी देर में आपके लिए जरा हम मार्केट का सेटअप समझेंगे डिम्पी से, लेकिन आपको यह बता दें कि जो बजिंग स्टॉक्स इस वक्त के हैं वो कौन से हैं। आईजीएल और गेल में हम देख रहे हैं कि आज तेजी हो रही है और अच्छी तेजी पर कारोबार हो रहा है। 2.5% ऊपर आईजीएल है। दरअसल खबरें आ रही हैं कि पीएनजी आरबी जल्द ही टैरिफ को लेकर कुछ विचार कर सकता है। टैरिफ में बदलाव होने की उम्मीद है। इस उम्मीद में ये शेयर चल रहे हैं। बीएमएल सरकारी कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, यहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी हो रही है और कंपनी ने कहा है कि FY25 के मुकाबले FY26 जो होगा वो बेहतर साल साबित होगा। आज बीएल में हम तेजी देख रहे हैं, 29 रुपए के आसपास का भाव है। आरबीआई सख्त है इंडसइंड बैंक की गड़बड़ियों को लेकर। हालांकि इंडसइंड बैंक ने एक्सटर्नल ऑडिटर ग्रांट थॉर्नटन को नियुक्त किया है, लेकिन शेयर में हम देख रहे हैं कोई राहत नहीं आ रही है। आज भी ये निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। 668 रुपए के आसपास के भाव, यानी कि 600 रुपए तक गिरने के बाद तेज पिटाई के बाद कोई रिकवरी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। इंटेक की बुलिश रिपोर्ट आई है बीएचईएल को लेकर। बीएचईएल में हम रिकवरी वाला प्रोसेस देख रहे हैं। 300 रुपए के लक्ष्य सुझा रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस और नुवामा ने लक्ष्य में कटौती की है जिंदल स्टेनलेस के। ये शेयर करीब 5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ बजिंग स्टॉक्स है, लेकिन लिस्ट काफी लंबी है, उन पर आगे हम चर्चा करेंगे, अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। लेकिन फटाफट डिम्पी के पास चलते हैं, ये समझते हैं कि वायदा बाजार के आंकड़े क्या सजेस्ट कर रहे हैं। डिम्पी, सारे के सारे हम देख रहे हैं कि ऊपर के जो लेवल से बाजार उनको छूता हुआ दिख रहा है और 24,000 की तरफ कदम बढ़ा भी दिया है। एफएनओ के आंकड़े क्या सजेस्ट कर रहे हैं? पुट और कॉल से क्या आपको डायरेक्शन बाजार में मिल रही है? देखिए, डेरिवेटिव्स के डाटा काफ़ी हद तक आपकी पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं और बता भी देते हैं कि इस समय की सिचुएशन क्या चल रही है। क्योंकि हफ्ता डेरिवेटिव एक्सपायरी का, पहले मैं आपको रोल ओवर के नंबर बता देता हूँ। अभी तक क्या है, आज चूंकि सोमवार है, अमूमन कम होता है सोमवार को रोल ओवर, ये बढ़ जाएगा बुधवार तक, यानी कि अगले 2 दिन तक पोजीशंस रोल होंगी। और इस रोल ओवर में छुपा है कि अभी आप और कितना चलेंगे। मैं फिर से वर्ड क्लियर कर देता हूँ, इस रोल ओवर के नंबर में छुपा है कि आप अभी कितना और चलेंगे।
अभी तक निफ्टी का जो रोल ओवर का नंबर है वो करीब 22% का है। लिख दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब, हाँ मैं आपको भेज नहीं पाया डाटा, इसके लिए थोड़ा माफ़ी, बट सामने छाप दीजिएगा। निफ्टी का रोल ओवर करीब 22% है और बैंक निफ्टी का रोल ओवर करीब करीब 36% से 37% के आसपास का चल रहा है। ये रोल ओवर है। इसके अंदर क्या छुपा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, रोल ओवर अगर ज़्यादा होगा तो ये अच्छा माना जाएगा। इस बार रोल ओवर कम नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा रोल ओवर होना चाहिए। और अगर ज़्यादा रोल ओवर हुआ तो आपकी जो भी पोजीशंस खड़ी हैं सिस्टम में शॉर्ट्स स्क्वीजिंग ऑलरेडी हुई पड़ी है। अगर आप फिर भी रोल कर रहे हो इसका मतलब आपका व्यू पॉइंट काफ़ी बड़ा है और इंस्टीट्यूशनल का अभी आना ही शुरू हुआ है। ये तो मार्च में आना शुरू हुआ है, हो सकता है अप्रैल में भी आएँ और फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग होगी, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आ सकते हैं वो, तो इसलिए ये रैली बढ़ सकती है। फिर हमने ऑप्शंस का डाटा भी चेक किया। सचिन गुप्ता भी हमारे साथ है। इनफैक्ट सचिन जी को एक बार दिखाना, सचिन जी को एक बार दिखाइए एक बार। सचिन सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी आपके सामने सर आ रहा हूँ, आपके पास से कुछ लूँगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको भी कहीं लगे कि हमने कहीं गलत किया तो आप हमको पिन करना सर, पॉइंट करना, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको रोल ओवर के नंबर का रखा 22 से 36%, 36% बैंक निफ्टी का, 22%। मोर द रोल ओवर मोर द स्ट्रेंथ, ये लाइन याद रखना। लो द रोल ओवर लो द स्ट्रेंथ होगी इस बार, क्योंकि रोल ओवर अच्छा होना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग हैंड इस सिस्टम में रह गए हैं, ये आगे जाने चाहिए। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे मैंने 23,500 वाली कॉल्स देखी हैं, उसके नीचे की जितने भी कॉल्स हैं, इनफैक्ट 600 वाली कॉल्स भी, सब में शॉर्ट कवरिंग हो रही है अभी भी, और अभी भी हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि 23,500 आपका पहला एक नया पड़ाव बन गया बाजार का। अब ये धीरे धीरे करके जाएगा नहीं। 23,500 अगर पड़ाव है इस सीरीज़ का, तो फिर इस सीरीज़ में कहाँ तक खिंच के आ सकते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चेक करते हो कि कौन सी कॉल्स में स्ट्राइक में खड़ा है, तो आप देखोगे 23,800 वाली स्ट्राइक में खड़ा हुआ है। प्रोड्यूसर साहब अगर आप फायर कर सकते हो ना, तो 23,500 और 23,800 की कॉल दिखाना 27 तारीख की। अब एक ही बची हुई है, अब तो सीधी बड़ी एक्सपायरी है। आप देखोगे 23,800 में लॉन्ग बना है और 23,500 में कवरिंग हुई है। इसका मतलब अभी अभिषेक जी हो सकता है मेरे से क्वेश्चन पूछें, ये सेकंड क्वेश्चन, कि एंट्री कहाँ पे करनी है और बाजार कहाँ तक चल सकता है। यही दो बेसिक क्वेश्चन है अमूमन सभी के, कि बाजार कहाँ तक चल सकता है और हमें क्या एंट्री कब करनी है। तो एंट्री करने के लिए अब आपको 200-150 पॉइंट और नीचे, अगर 800 तक चला जाता है तब भी आपको 300 पॉइंट नीचे वेट करना पड़ेगा। एंट्री का जो बेसिक एंट्री लेवल होगा वो अब होगा 23,500-400 के रेंज में, उससे पहले नहीं होगी अब एंट्री। उससे पहले जो आप ऊपर का खरीद रहे हो सब थोड़ा महंगा खरीद रहे हो, थोड़ा हीटेड खरीद रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आपको साफ, है ना। दूसरा 23,800 तक बाजार का पुल बैक का ट्रेड साफ साफ समझ में आता है, ये रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया। एक और चीज़ जो मार्केट के अंदर आज हुई है, जो कि पहले नहीं हो रही थी अब हुई है, वो है कि बड़े शेयरों का चलना। मैं आपको सिर्फ 3 से 4 शेयर ही दिखाता हूँ। पहला रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाओ एक बार, क्या शानदार मूव दिखाया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। दूसरा HDFC, तीसरा L&T। ये 5-6 शेयर्स होते हैं, उसमें से 3-4 शेयरों ने तो बाकायदा आज का परसेंटेज गेन 1-1.5% से ज़्यादा है। रिलायंस तो आज 2% चला है ना, तो वो भी निफ्टी को काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दे रहा है। इसके अलावा बैंकिंग काउंटर्स में कोटक तो हमारा खैर सदाबहार शेयर ही है, इसके अलावा और शेयर्स भी हैं। अब आप देखो रिलायंस 3 दिन से आपको हरे निशान में दिखेगा, कोटक पिछले 5 दिन से आपको हरे निशान में दिख रहा है, आज 1.5% है। L&T भी दिखा दो एक बार, कोटक महिंद्रा बैंक भी दिखाओ आप, है ना। तो कुछ बड़े शेयरों का पार्टिसिपेशन आया। ये एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जब भी आपको बड़े शेयर में देखेंगे ना, तो FIs का नंबर बढ़े और बड़े शेयर चलते, तो इस पर हैरानी ना होइएगा, क्योंकि सबसे पहले जब जहाज उतरेगा ना सर, इन्हीं प्लेटफॉर्म से उतरेगा, उसके बाद आगे पीछे दाएं बाएं जाएगा। तो जब भी FIs का रुख पॉजिटिव हो और बड़े अंतराल के बाद FIs को आप इंडिया में मार्केट में वापस आते हुए देखेंगे, तो आप किसी से मत पूछना, देश के 10 बड़े शेयर्स निकाल लो बढ़िया वाले, फर्स्ट क्लास वाले, जो थोड़े कम चले हुए हों, हाँ, उस मतलब जिनका बैलेंस शीट्स ठीक हो बट प्राइस एक्शन कम हो, आप उसमें चले जाना, आप सीधा सीधा बनाओगे पैसा। रिलायंस उसका बेस्ट एग्जांपल है इस बार बताने के लिए, HDFC बेस्ट एग्जांपल है, कोटक बेस्ट एग्जांपल है, एक्सिस बेस्ट एग्जांपल है, ICICI बेस्ट एग्जांपल है, L&T बेस्ट एग्जांपल है, SBI बेस्ट एग्जांपल है। उसमें से 7-8 शेयर तो मैंने ही आपके सामने रख दी, आप देख लेना। इस सारे शेयरों में पिछले 4-5 दिन से, जब से FIs आए हैं, आप 5-5 दिन का डाटा उठा के देख लो, ये सारे बड़े शेयर्स चले हैं। अभी आज ही मेरे प्रोड्यूसर को बता रहे थे सर मिड कैप में उतनी रौनक नहीं है, मिड कैप में उतनी रौनक थोड़ी बाद में आएगी, पहले काम पक्का होगा फिर रौनक बाद में आएगी। तो इसलिए मिड कैप के साथ आप अभी वो जस्टिस नहीं कर सकते जो आपको बड़े शेयरों में है, अभी होगा।
ये एक और हमारा ऑब्जर्वेशन था। एक और ऑब्जर्वेशन भी है जो मैं इंडिया विक्स के साथ जोड़ के फिर सचिन भाई से करेंगे बातचीत। इंडिया विक्स आज 8% बढ़ा है। अगर 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी बिना किसी खबर के बढ़ेगा तो इंडिया विक्स का स्वाभाविक है 8 से 9% बढ़ना। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। और मैं बताता हूँ, इंडिया विक्स जब तक 15.5 पार नहीं होता तब तक मार्केट ओवरहीटेड नहीं माना जाएगा। फिलहाल इसके पास पूरा रूम है। 13.5 का ही आज इंडिया विक्स है, 10% बढ़ने के बावजूद भी। ठीक, एक और पॉइंट, एडवांस डिक्लाइन की रेशो और दिखा दो आप देखोगे पिछले 6-8 दिन से जो बड़े शेयर हैं, खाली एफ एंड ओ के, मैं एनएससी बीएससी में तो गया ही नहीं, खाली एफ एंड ओ वाले शेयर्स में जो बाय यानी कि जो लॉन्ग और शॉर्ट रेशो है वो 1:3 की है। यानी कि हर एक शॉर्ट पे 3 लॉन्ग के शेयर्स खड़े हैं। आज भी आप वही रेशो देख पा रहे होगे 30। अब तो बकायदा ये ज़्यादा है, अब ये ज़्यादा हो चुका है उल्टा, है ना। तो आप देखोगे कितने ज़्यादा शेयर इस समय आपको खड़े हुए दिख रहे हैं सिस्टम में, इसके अगेंस्ट में। तो सारी चीज़ें ठीक ठीक लग रही हैं। बस एक ही चीज़ की मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है, बैंक निफ्टी में थोड़ा वर्टिकल राइज है। इसका पुट कॉल रेशियो 1.26 है। मैं अभी का बिल्कुल लेटेस्ट भी बता देता हूँ, मेरे को सिर्फ एक 30 सेकंड का दीजिए समय, मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट 1.26 चल रहा है अभी भी, है ना। ये 1.19 थोड़ा सा ओवरहीटेड है। तो अगर किसी को आदमी को भी, अभिषेक जी आपका सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि भाई अगर पैसा बुक करना का, तो किसी को भी जो पहला पैसा बुक करना हो ना थोड़ा थोड़ा, वो थोड़ा थोड़ा बुक करना बैंक्स में। अभी निफ्टी में मत करो, निफ्टी में अभी एक सोया हुआ टाइगर जागना बाकी है जिसको हम आईटी कहते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक निफ्टी में बुक करना निफ्टी के मुकाबले। बस इतना ही पॉइंट्स मैं कहना चाहता हूँ। ये निफ्टी बैंक का बहुत ही इंटेलिजेंटली फ्यूचर फायर किया। आप इसमें देख लो प्रीमियम्स खत्म हो गए हैं, ऑलमोस्ट डिस्काउंट जैसा आ गया। इसका मतलब आगे की इच्छा शक्ति खत्म हो रही है, थोड़ा पीसीआर भी बढ़ा हुआ है और थोड़ा वर्टिकल राइज भी है। तो इसलिए जब भी हल्की हल्की प्रॉफिट बुक करना थोड़ा बैंक निफ्टी में करना और आईटी को छोड़ दो, भी आईटी चलना बाकी है। और ये 23,800 आपके निफ्टी को लेके जाने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा रखता है। तो ये हमारा मोटा मोटी एनालिसिस है। सचिन और आदित्य दोनों ही इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। सचिन भाई को तो हमने बाकायदा खुद ही बोला कि आप हमको सुनते रहिएगा, अगर कहीं कोई गलती की है तो हमको करेक्ट भी कीजिएगा और अपना वैल्यू एडिशन भी दीजिएगा। सचिन भाई नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आदित्य आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाय द वे आपके कोट का कलर आज काफ़ी सूदिंग और काफ़ी बेहतर लग रहा है और बिल्कुल आज जच रहे हो आप। ठीक है सचिन भाई, आपसे कर रहे हैं शुरू, जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपका टेक सर पहले। गुड आफ्टरनून लिपि जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। वेल काफी बेहतरीन तरीके से आपने सारे पॉइंट्स को जो है वो पॉइंट आउट किया है और सभी पे नजर डाली है। वेल यहाँ पर एक और पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा मेरे साइड से, लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज पर भी नजर होनी चाहिए। एफआईएस का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियोज यहाँ 16 और 17% पर अटका हुआ था और सिंस लॉन्ग टाइम से हम देख रहे थे, अगर बात करें पिछले 1 से 2 महीने की, तो ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियोज में कुछ इंप्रूवमेंट्स नजर नहीं आ रहे थे। ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियोज पिछले हफ्ते से काफी अच्छा इंप्रूव होता हुआ नजर आया और करीब 32% तक आ गया, यानी 16% से 32% तक, which is clearly indicating कि फर्दर स्ट्रेंथ जो है वो मार्केट में बिकॉज ऑफ द एफआईएस भी जो है यहाँ पर आती हुई नजर आई है। जो शॉर्ट्स, हैवी शॉर्ट्स पोजीशंस जो बने हुए थे, वहां पर एक रिकवरी जो है वो नजर आई है इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से इतनी अच्छी स्ट्रेंथ हम यहाँ पर मार्केट में लौटती हुई देख रहे हैं। वेल नाउ विल टॉक अबाउट द निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स। तो अगर बात करें निफ्टी की, अच्छी एक देखे लोअर लेवल से तो शार्प रिकवरी है। प्रायर वीक में ऑलमोस्ट करीब 4.2% के आसपास का गेन जो है वो वीक ऑन वीक बेसिस पे नोट किया है। ये हफ्ते की स्टार्टिंग काफी शानदार होती हुई नजर आई है। आज जिस तरीके से गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है और एक इमीडिएट हर्डल के पास में मॉर्निंग में निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था, वो लेवल्स थे 23,500 के आसपास में, बिकॉज वहां पे एक 100 डीएमआ जो है वो एक्ट करता हुआ दिख रहा था एज अ रेजिस्टेंस। बट फाइनली वो लेवल्स भी आज इंटरडे में ही ब्रेक होते हुए नजर आए। ऑन दी हायर साइड में अभी नेक्स्ट टारगेट 23,800 के नजर आ रहे हैं, बिकॉज वो एक फरवरी मंथ का एक स्विंग हाई है। जैसे ही वो लेवल्स भी ब्रेक होते तो 24,000 और 24,100 तक के लिए भी लेवल्स ओपन होते हुए नजर आएंगे इन दी निफ्टी। सो यहाँ पर बायस पॉजिटिव है, मोमेंटम इंटैक्ट है अभी भी और स्ट्रेंथ बनी हुई है। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, सो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम है। ये अगर हम बात करें लाइक डेली चार्ट्स पर, तो करीब 200 डीएमएस के ऊपर फाइनली बैंक निफ्टी सस्टेन होता हुआ, होल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेवल आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है थोड़ा सा वॉच रखना जरूरी है और वो लेवल है 51,500 का। 51,500 क्यों? बिकॉज ये एक गोल्ड शो का लेवल है। अगर हम प्रायर फैब के मंथ्स के जो स्विंग हाइज है वहां से एक रिट्रेसमेंट डाले टू दी रीसेंट लो जो कि 47,700 का था, ओवरऑल अगर देखेंगे तो 61.8% के गोल्डन रेशियोज के एग्जैक्ट ऊपर जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है।
क्लोजिंग अभी बाकी है। सो 51,500 विल बी द इंपॉर्टेंट लेवल फॉर द बैंक निफ्टी, और मुझे लगता है आज अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है सो कमिंग डेज में जो मोमेंटम है वो करीब 52,300 52,500 तक के लिए भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो बायस यहाँ पे भी पॉजिटिव है, बट आज की क्लोजिंग पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी में जरूर फोकस रखना चाहिए। लोअर साइड में सपोर्ट्स अच्छे इंटैक्ट है। लोअर साइड में अगर बैंक निफ्टी में हम सपोर्ट की बात करें सो 51,300 51,000 के आसपास में एक इमीडिएट सपोर्ट एरियाज बना हुआ है। वहीं निफ्टी में भी अगर हम सपोर्ट पर फोकस करें सो लाइक 23,500, जैसे कि आपने बताया था डिम्पी जी अभी, लाइक डेरिवेटिव फर्म्स पर जो ओआई डेटा आपने एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंगली काफी अच्छे जो है वो राइटिंग्स वहां पर नजर आ रही है। सो एट प्रेजेंट 23,500 एक अच्छे सपोर्ट एरियाज निफ्टी में भी बने हुए हैं। बढ़िया है। देखिए बाजार जब गिर रहा था तो मतलब ये बताने मुश्किल हो रही थी कि कहाँ तक गिरेगा, सारे के सारे सपोर्ट्स ब्रेक हो रहे थे और अब रेजिस्टेंस ब्रेक होने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर हम सिर्फ मार्च की बात करें, स्पेशली मिड कैप की, तो करीब 10% के आसपास की तेजी आ गई है और पिछले हफ्ते की 5 दिन की तेजी आज को जोड़ लें तो निफ्टी में करीब 6% की तेजी इन 6 दिनों में आ गई है। तो गजब का मोमेंटम बाजार का है। ये टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर क्रिस्टल क्लियर लेवल्स आपको बताते हैं। 5 या 6 लेवल बता के उलझाएंगे आपको नहीं, जो बात साफ है, जो चीज दिख रही है साफ साफ, वो आपके लिए लेवल्स आपके लिए हम एक्सपर्ट के जरिए खोज के लेके आते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का समग्रता के साथ एनालिसिस आपके सामने रख दिया है एफएनओ के आंकड़ों के साथ साथ। अब आते हैं स्टॉक्स पर और शुरू करते हैं क्लोजिंग ट्रेड्स की। आदित्य, शुरुआत आपसे करेंगे। नमस्कार, बताइए क्या खरीदना है? नमस्ते अभिषेक जी, नमस्ते डिम्पी जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि बाजार का टेक्सचर काफी बेहतरीन है, ऑल्दो मेरे ब्लेजर के साथ बाजार का टेक्सचर मैच नहीं कर रहा है, बट बाजार का ओवरऑल मूड माहौल काफी अच्छा है और मुझे लगता है कि ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से लॉन्ग बने हैं मुझे लगता है कि ये चलता रहेगा। एंड एफएमसीजी एक बास्केट है जो अभी इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, बैंकिंग में अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिला। मुझे लगता है एफएमसीजी साइड, केमिकल साइड भी एक कैचअप ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो मेरी पहली पिक रहेगी जुबिलेंट फूड। आज 5% प्लस है, मोमेंटम स्ट्रांग है, तो इसको बाय कर सकते हैं 655 में। 620 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 690 से लेके 700। ये पहला पिक रहेगा। सेकंड कैंडिडेट रहेगा गोदरेज एग्रो, इसको भी बाय किया जा सकता है 805 में। 760 रहेगा स्टॉप लॉस और 850 का रहेगा टारगेट। 860 का स्टॉप लॉस और 850 के टारगेट गोदरेज एग्रोवेट के लिए। 620 का स्टॉप लॉस और 690 और 7 का टारगेट होगा जुबिलेंट फूड के लिए। आदित्य, आपने कहा कि आपके ब्लेजर का कलर बाजार से मतलब मैच नहीं कर रहा है। देखिए, कोई रेड थोड़े आपका ब्लेजर, ये तो मुझे लगता है थोड़े से पीच और पिंक के बीच का कोई कलर है और ये इसको तो अच्छा बढ़िया कलर माना जाता है, तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल मैच कर रहा है, माहौल से मैच कर रहा है। थोड़ा सा पिंकिश है बाजार का माहौल, थोड़ा सा रोमानी है। सचिन जी, आपके पास आएंगे। आप जरा बताइए कि आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं? वेल अभिषेक जी, पहला स्टॉक जो है वो बैंकिंग स्पेस से है, बिकॉज इवन पीएसयू स्पेस से है, बिकॉज एक अच्छा मोमेंटम से यहाँ पर बना हुआ है पीएसयू बैंक्स में। सो पहला स्टॉक जो है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एक अगर डेली चार्ट्स देखें यहाँ पर तो थोड़ा सा पिक्चर पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है और 100 एंड 200 डीएमएस के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता हुआ दिखा है। साथ ही साथ में इमीडिएट जो प्रायर स्विंग हाइस थे 122-23 के अराउंड के, उन लेवल्स को भी जो है स्टॉक ब्रेक करता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बाइंग करने की सलाह रहेगी एट करेंट मार्केट प्राइस। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा 122 का। अपसाइड मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं 132 के, जो कि लाइक नेक्स्ट 1 to 2 डेज के अंदर जो है वो टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक यहाँ पर जो है वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन में। एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम्स। प्रायर डे पर यानी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में भी हमने एक अच्छी वॉल्यूम बाइंग देखी है, आज भी जो है वो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। सो यहाँ पर बाय की सलाह रहेगी ओलेक्ट्रा ग्रीन में एट करेंट मार्केट प्राइस। डाउन साइड स्टॉप लॉस 1265 का रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर 1380 तक के लिए नजर आ रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से तेजी का चौका लगा है, 4 के 4 आपको बाइंग वाले शेयर बता रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनीज है ना, दोनों चल रही हैं। ओलेक्ट्रा में जितनी तेजी है उससे डबल की तेजी हम देखने की जेवीएम ऑटो में है। ये आप देख लीजिएगा जरा, क्योंकि तेजी ज़्यादा हो गई है। यूनियन बैंक ज़रूर आज सरकारी बैंकों में अच्छा फ्लेवर है, 4% ऊपर यूनियन बैंक का शेयर कारोबार कर रहा है। तो 2 तेजी वाले शेयर आदित्य की तरफ से और 2 तेजी वाले शेयर आ गए
सचिन जी की तरफ से ताबड़तोड़ धुआंधार बैटिंग चल रही बाजार में तेजी की। लेकिन जरा ये समझ लेते हैं एक बार आगे बढ़ने से पहले कि जो बिग एक्शन स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं, आज बड़ा मूव कहां पर आ रहा है खबरों के दम पर। हमारे सहयोगी अंश भीलवार हमारे साथ जुड़ गए हैं उन शेयरों की लिस्ट लेकर जहां पर आज बड़ा मूव है। अंश, चौतरफा तेजी का माहौल बाजार में, बताइए आपने कौन से शेयरों को चुना है खबरों के दम पर। बिल्कुल, वैसे तो कई स्टॉक्स हैं जो आज हरे निशान में दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा उछाल मारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे भेल की। एंटिक की रिपोर्ट आई है और उन्होंने खरीदारी की राय दी है। अगर टारगेट प्राइस देखें तो करीबन 300 रुपये का दिया है। एट प्रेजेंट स्टॉक चल रहा है करीबन 2018 पे। यहाँ से और कुछ 35% से 40% का एक अप मूव बनता हुआ नजर आ सकता है। दरअसल पिछले एक साल का मूव देखें तो स्टॉक ऑलरेडी ऊपर काफ़ी चढ़ चुका है। इसके बावजूद जो ब्रोकरेज फर्म है वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रही है कि स्टॉक अभी भी वैल्यूएशन वाइज सस्ता नजर आ रहा है। यहाँ से और काफ़ी अच्छा उछाल आता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी ने ये भी बताया है कि जो कंपनी को GSECL से एक बड़ा ऑर्डर मिला है करीबन 7,500 करोड़ का, जिसके चलते 800 मेगावाट का यहाँ पे उकाई थर्मल प्लांट के लिए बनाया जाएगा। इसके अलावा और भी काफ़ी ऐसे ऑर्डर्स है जो कंपनी को आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। अगर FY 24 से 27 के बीच देखें तो करीबन 3 लाख करोड़ का टोटल ऑर्डर मिलने का एस्टिमेट किया जा रहा है। तो काफी अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में है वो है गेल का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि PNGRB ने पाइपलाइन टैरिफ रूल्स को बदलने पर एक पब्लिक कंसल्टेशन शुरू कर दिया है, जो कि गैस कंपनियों के काफी फेवर में आ सकता है। इसके चलते सारे ही गैस स्टॉक्स एक्चुअली आज दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गेल की स्पेसिफिकली बात करें तो 100 DMA को पार कर चुका है। मार्च लो से कंपेयर करें तो 20% बढ़ चुका है। अगर इसके हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट तो करीबन 90% से ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके फ्यूचर मार्केट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा स्टॉक जो मैं फोकस में है वो है HAL का। अगर इसके मूव देखें तो मार्च लो से करीबन 35% का अप मूव दे चुका है। अगर इसके अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर्स में देखें तो ओपन इंटरेस्ट भी 45% से बढ़ चुका है। ट्रेंड भी देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते इसमें भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। रेलटेल भी फोकस में, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी आती हुई नजर आ रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें खरीदारी हो रही है। दरअसल कंपनी को HPCL से कुछ 25 करोड़ का ऑर्डर मिला, जिसके चलते इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है। 5% से ज़्यादा ये भागता हुआ नजर आ रहा है। और भी काफ़ी इसके पॉजिटिव ट्रिगर्स है, जिसके वजह से इसमें स्टॉक में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बनती हुई नजर आ रही है। जिंदा स्टेनलेस भी फोकस में है। नुवामा की रिपोर्ट है। दरअसल यहाँ पे देखें तो बाई की रेटिंग है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है वो पहले 836 का था, वहाँ से काट कर अब 723 कर दिया है। तो ये टारगेट काटने के वजह से यहाँ पे बेयरिश सेंटिमेंट काफ़ी बनता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी ने बताया कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफ़ी वीक हो सकती है। इम्पोर्ट ज़्यादा होने की वजह से इस वजह से स्टॉक में यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ अगर एबिटा एस्टिमेट्स देखें तो यहाँ पे भी कंपनी ने कट कर दिया है, जिसके चलते यहाँ पे काफ़ी बेयरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। बड़े शेयरों पर बड़ी मूव और ये सारे के सारे अंश रोज आपके लिए लेकर आते हैं। दो तो इस बीच ब्रेक के बाद हम लौट आए और साथ ही निकुंज सर भी आपको स्टूडियो में अब हमारे साथ बातचीत करते हुए देखेंगे। निकुंज सर, पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। देखते ही देखते इसी मार्च महीने में पहले के 10 दिन तो बड़े दुख भरे थे, लेकिन उसके बाद अपार खुशी है। क्वेश्चन में सर एक ही फ़र्क आया है, पहले ये पूछते थे कि कितना गिरेगा, अब ये पूछते हैं कितना चलेगा। मेरा भी क्वेश्चन यही है, वो दिन तो गए कि हम ये पूछेंगे कितना गिरेगा, अब ये दिन आगे हैं कि कितना चलेगा। आप सर बता दीजिए कितना चलेगा। डिम्पी, देखिए हाइंडसाइट में हमें कई चीज़ें पता लगती हैं। जैसे हमें हाइंडसाइट में आज पता लग रहा है कि भाई मार्च के मिडिल के अंदर मार्केट ने बॉटम बना है, और हमें हाइंडसाइट में ही पता लगेगा कि मार्केट का इंटरमीडिएट टॉप कहाँ बनेगा। मगर जो फैक्टर्स आप देख सकते हैं वो आपको बता सकते हैं कि इस मार्केट के अंदर आपको क्या करना चाहिए। हम 1200 से 1500 पॉइंट की निफ्टी की तेज़ी की बात कर रहे हैं, और 1200 से 1500 पॉइंट जो निफ्टी की तेज़ी आई है ये एक पल के अंदर आ गई। एक अच्छा हफ्ता 4.5% निफ्टी का गेन, और मार्केट में देखिए किस प्रकार का उत्साह वापस आ गया है। तो मार्केट का जो मनोबल टूटा था, इस समय मार्केट का मनोबल ठीक हो गया है। जो सहमा सा मार्केट था, इस समय मार्केट के अंदर डिज़ायर टू बाय एंड क्यूरियोसिटी टू आस्क क्वेश्चंस हैज़ कम बैक।
मगर मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन अभी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। इस मार्केट में दो चीज़ें हो सकती हैं, एक कई मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जहाँ के अंदर हमने देखा था गिरावट आई है, वहाँ पर उछाल के अंदर सप्लाई आएगी, मुझे लगता है मिड एंड स्मॉल कैप्स में ज़रूर होगा ये। दूसरा, मुझे नहीं लगता है कि इस मार्केट के अंदर अभी अगले कुछ दिनों के लिए आपको कुछ खतरे की बड़ी घंटी लगती है। नेट पोजीशन अभी भी मार्केट में शॉर्ट है, मुझे नहीं लगता कि ये 2 तारीख से पहले कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशंस रखने वाला है। 2 अप्रैल को ट्रम्प साहब टैरिफ लगाएंगे, हमें पता लग जाएगा, स्पष्टीकरण आ जाएगा कि टैरिफ किस तरीके से जाएंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब एक अनप्रिडिक्टेबल हैं। टिम्पी वो 1 अप्रैल को ट्वीट मार सकते हैं जिसमें लिखा रहेगा नो टैरिफ्स आर कमिंग। 1 अप्रैल की रात को एक आध दोबारा एक ट्वीट आ सकती है जिसमें लिखा रहेगा अप्रैल फुल बनाया। तो मुझे पता नहीं टिम्पी क्या आने वाला है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या आने वाला है। मार्केट के अंदर भी कोई भी फंड मैनेजर इतना बड़ा ओपनिंग पोजीशन नहीं लेगा, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग जारी रहेगी। तीसरी बात आती है इस मार्केट के अंदर जो हम देख रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में। मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर मुझे लगता है कि कुछ स्टॉक्स के अंदर जो पुराने बुल मार्केट के हीरो थे, पीएसयूज हो गए, रेलवेज हो गए, कुछ डिफेंस स्टॉक्स हो गए, पीएसयू बैंक्स हो गई, वहाँ पर सेल द राइज होने वाला है। मार्केट के अंदर हम जब उछाल आता देखेंगे तो मुझे लगता है जो पुराने स्टक ट्रेड्स हैं वो इन 2 या 3 क्षेत्र के अंदर वापस आ सकते हैं नीचे की तरफ। देखो सर, बात आपने बिल्कुल ठीक को, सारे फैक्चुअल डाटा भी गिनवाए। लास्ट टाइम भी आप यही बात बोल रहे थे कि देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही, बट मार्केट इसको डिस्काउंट नहीं कर रहा। आपने इन्फ्लेशन का नंबर बताया, आपने उस समय एसआईपी के बारे में जिक्र किया, आपने कहा कि भले हम ठीक है 5% की ग्रोथ है, बट भी फिर भी वर्ल्ड में सबसे बढ़ने वाले ग्रोथ हैं। ये सारे पॉइंट मेरे को अभी भी याद है। मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो थोड़ा दूसरा है। मैं सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पता करना चाहता हूँ, जिस तरह का फॉल हमने रिसेंटली देखा है, इस तरह का बड़ा फॉल इस कैलेंडर ईयर में 2025 में आने के चांसेस तो अब आपको नहीं लगते? कंडीशन अप्लाइड है कि हाँ कुछ भी हो जाए वो एक अलग मामला है, बड़ा कुछ हो जाए तो। अदरवाइज आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जिस तरह का बड़ा फॉल हमने देखा 12-12, 15% टोटा, ऐसे वापस होगा मार्केट में? डिम्पी, आप 15 साल की अगर मार्केट की हिस्ट्री निकालेंगे तो हर 2 साल के अंदर एक 10 से 15% का फॉल आता है, और 10 साल पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है, 4 साल ही पीछे चलते हैं। और मैं कोविड के फॉल को हटा देता हूँ, अगर आप देखिए मार्केट के अंदर 2021 के बाद 3 बार ऐसे फॉल आए हैं। हमने देखा दिसंबर जनवरी में एक फॉल आया था, हमने देखा था कि एक फॉल 2023 में आया था, और 2022 में आया था जब यूक्रेन और रशिया का झगड़ा हुआ था। तो इसी मार्केट के अंदर 10% के से ज़्यादा 3 बार बड़े फॉल आ चुके हैं। तो मार्केट हर 2 साल के अंदर 10 से 15% करेक्ट करता है। पर जो चीज़ें होती हैं डिम्पी, वो मैं थोड़ा स्ट्रेच करूँगा इस आर्ग्यूमेंट को। जब मार्केट में अंदर 15% का फॉल आता है, 25 से 30% का फॉल आता है, तो मार्केट के अंदर लीडरशिप एकदम नई आ जाती है, और मार्केट की जो पुरानी लीडरशिप है वो बिखर सी जाती है। तो मार्केट की रिकवरी में आप देखिए कोई भी रेलवे स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा है, कोई भी पुराने अंटू पंटू पीएसयू स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा है। कई मिड कैप स्टॉक्स हैं जो इतनी बुरी तरीके से गिरे हैं, उनके अंदर लीडरशिप हमें देखने को नहीं मिल रही है। आप देखिए ऑटोज़ के अंदर सिलेक्टिव लीडरशिप इस समय देखने को मिल रही है। आईटी जो लीडर था एकदम बुरी तरह से गिर चुका है, कोई आईटी के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। मेटल्स नई लीडरशिप उसके अंदर आई है, बैंक्स के अंदर नई लीडरशिप इस समय हमें देखने को मिल रही है। तो मार्केट के अंदर इस फॉल के बाद मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर लीडरशिप ज़रूर बदलेगी। दूसरी बात है डिम्पी, जो हम पता नहीं हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं इसकी, मैं अभी बात कर रहा था दूसरे चैनल पे, कि पिछले हफ्ते एक बड़ा अनोखा सा पैटर्न आया है। करेंसी ऊपर गई है, तो अब इस साल के लिए करेंसी पॉजिटिव में, आपकी सोचिए इस साल के लिए भैया करेंसी पॉजिटिव में आ गई है। दूसरी, आपके यील्ड्स में हमने देखा काफ़ी तेज़ी आई थी, और तीसरी थी मार्केट। तो इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, तीनों ने आपको पिछला उनके लिए एक अच्छा हफ्ता रहा। तो जब टिपिकली इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स बेचते नहीं हैं। अगर वो नहीं बेचेंगे तो मार्केट के अंदर कहाँ पर नई लीडरशिप आ रही है, मुझे लगता है आपको उस पर फोकस करना चाहिए। तो मार्केट के अंदर नए स्टॉक्स 52 वीक हाई कहाँ बन रहे हैं, मार्केट्स के अंदर कौन से स्टॉक्स हैं जो है वॉल्यूम्स पर जा रहे हैं, मार्केट के अंदर ऐसे कौन से थीम्स हैं जो आने वाले समय में और बड़े हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप उस बात पर ज़्यादा सोचें कि हम अपॉर्चुनिटी कहाँ पर ढूंढ सकते हैं, कहाँ पर लीडरशिप है, कहाँ पर इस समय हमें ऑप्शंस मिल रही हैं ट्रेडिंग के, और कहाँ पर मोमेंटम पकड़ सकते हैं, आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर एक्सरसाइज रादर देन वरिंग अबाउट मार्केट कितना गिरेगा, मार्केट का फेयर वैल्यू क्या है, मार्केट के अंदर ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे। इस मार्केट के अंदर क्लियर ट्रेंड है, मार्केट बॉटम हो चुके हैं, नई लीडरशिप आई है, हमें उसी पर नज़र रखनी चाहिए।
सर गुड आफ्टरनून। आपने कोविड का जिक्र किया, हमने कुछ डेटा भी निकाले हैं कि कोविड लॉकडाउन से लेकर अब तक 5 साल में कौन से शेयर ज़्यादा चले हैं। अदानी एंटरप्राइजेज, बीएल, ट्रेंट, एमएनएम, टाटा मोटर, हिंडाल्को जैसे कुछ नाम हैं जहां पर परसेंटेज के जो गेन्स हैं स्क्रीन पर हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा सर कि आप सेक्टर पिकिंग में बड़े माहिर हैं। सेक्टर्स आप जो कह रहे हैं कि नहीं नए लीडर्स उभर के आएंगे, आपके हिसाब से वो लीडर्स कौन से होंगे? और दूसरी चीज़, हमारे जो मैक्रोज इतने अब स्ट्रांग दिख रहे हैं, एक रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर छोटी सी चिंता है, क्या हमारे मैक्रो उस पर भारी पड़ेंगे? अब वो तनाव बाजार के लिए बिल्कुल नहीं होगा आगे? देखिए, मैं अज्यूम करता हूँ लॉजिक किस समय, ना कि कोई अगर मैं लॉजिक को और अगर मैं बिजनेस को प्रायोरिटी दूं तो मुझे नहीं लगता कि फार्मा के अंदर ज़्यादा टैरिफ आने वाला है। तो फार्मा के अंदर एक ट्रेड मुझे लगता है यहाँ से ट्रेड तक रहेगी। बाय द रूमर सेल द न्यूज़। काफ़ी रूमर चल रहा है कि फार्मा में टैरिफ आएगा, मगर मैं बता देता हूँ टैरिफ फार्मा में मुझे नहीं लगता है क्यों आएगा। फार्मा की जो अमेरिका में हेल्थ केयर कॉस्ट है वो 7% से हर साल बढ़ रही है। अमेरिका की जीडीपी 3% पे हर साल बढ़ रही है। अमेरिका की जो हेल्थ केयर कॉस्ट थी 1980s में करीब $150 पर पर्सन थी, अब $15,000 पर पर्सन है। अगर अमेरिका फार्मा कंपनीज, इंडियन फार्मा कंपनीज में टैरिफ बढ़ाता है तो उसका नुकसान क्या होगा? यूएस के अंदर 90% ड्रग्स विच आर सोल्ड आर जेनेरिक, जो कॉपी कैट ड्रग्स जिससे हम बोलते हैं, और उसके अंदर करीब 40 से 50% हिस्सा भारतीय ड्रग्स कंपनी का है। तो अगर टैरिफ बढ़ाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है सन फार्मा, ऑरविंदो, लुपिन, सिप्ला जो कंपनीज यूएस में एक्सपोर्ट करती हैं वो यहाँ पे दाम बढ़ा देंगी। अगर दाम बढ़ा देंगी तो अल्टीमेटली उसकी भरपाई अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनीज को करनी पड़ेगी, उसकी भरपाई अमेरिका के कंज्यूमर्स को करनी पड़ेगी, और उसका सीधा असर पड़ेगा यूएस की अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि टैरिफ बढ़ा करके यूएस अपने आप को विजयी घोषित कर सकता है, बिकॉज आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं दाम बढ़ा करके, बिकॉज वहाँ पर इन्फ्लेशन की चिंता है। तो मुझे लगता है कि इस मार्केट के अंदर अगले 15-20 दिन के अंदर एक फार्मा के अंदर ट्रेड है, बिकॉज टैरिफ तो नहीं आने वाले हैं। तो एक वो टैरिफ का थीम रहेगा। दूसरा थीम इस मार्केट में बनेगा जी कि इस समय जो नई लीडरशिप आ रही है, मुझे लग रहा है कि नई लीडरशिप इस समय जो मार्केट में आ रही है वो बैंक्स में अच्छी खासी दिख रही है। बैंक्स के अंदर ICICI बैंक 52 वीक हाई पर आ चुका है, मगर कुछ ऐसे बहुत सारे मिड टियर बैंक्स हैं अभिषेक डिम्पी जो 52 वीक के आसपास भी नहीं है। मिसाल के तौर पे CUB हो गया, फेडरल बैंक हो गया, अगर आप देखें IDFC बैंक है, जिनकी बैलेंस शीट्स में MFI स्ट्रेस आ चुका है, जिनकी 2 क्वार्टर की बैलेंस शीट क्लीन हो चुकी है, और क्योंकि लीडर्स 52 वीक हाई पे आ चुके हैं, मुझे लगता है कि इनके अंदर भी थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिल सकता है। क्रूड नीचे है और क्रूड नीचे ही रहेगा, तो क्रूड से भी रिलेटेड जितने भी थीम्स हैं जहाँ पर ग्रोथ भी ज़्यादा है और जहाँ पर क्रूड का असर भी ज़्यादा है और करेंसी स्टेबल है, उस पर देखिए एविएशन हो गया, ऑयल डेरिवेटिव्स हो गए, स्पेसिफिक केमिकल कंपनीज हो गई, उसमें मुझे तेज़ी दिखती है। पावर का कंजम्पशन का डेटा अभी मैं देख रहा था थोड़े सुबह पावर के अंदर मार्च के जो डेटा पॉइंट्स आए हैं, हाई बेस के ऊपर भी 6-7% की ग्रोथ है। गर्मी और आने वाली है, हमें पता है दैट वी आर इन फॉर टफ मानसून। आप वोल्टास का स्टॉक निकाल के देखें, प्रोड्यूसर्स ऑफ फायर करें वोल्टास का स्टॉक 52 वीक लो से वोल्टास का स्टॉक कितना ऊपर बढ़ा है देखें जी, देखते हैं साहब, एक बार 1 मिनट देख लेते हैं जी, होल्ड करिए, स्क्रीन पर आ जाएगा अभी, ये देखिए, नहीं जी 52 वीक हाई से देखें, ये आप आज का ग्राफ दिखा रहे हैं, दिखा दीजिए 1 मिनट। अब आप देखिए डिम्पी अभिषेक को 52 वीक लो से स्टॉक 25% के आसपास, डिम्पी कितना बढ़ गया देखो भैया जरा, 52 वीक लो से वोल्टास करीब 35-40%। देखिए हमारे सामने एक स्टॉक 35% नीचे से बढ़ गया, हम बात नहीं कर रहे हैं। वोल्टास एक सिंपल एक आइडिया है कि भाई एयर कंडीशनिंग करता है, गर्मी पड़ेगी, AC ज़्यादा बिकेंगे, मगर AC को चलाने के लिए बिजली चाहिए, बिजली को चलाने के लिए आपको चाहिए पावर यूटिलिटीज़ को कोयला चाहिए, और कोयला के चलाने के लिए आपको टरबाइन चाहिए, टरबाइन के लिए आपको मशीनरी चाहिए, मशीनरी का आपको केपेक्स करना पड़ेगा। तो एक पूरा चेन की अगर आप बात करें तो मुझे लग रहा है कि पावर रिलेटेड थीम जो है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, पावर डिमांड आएगी, PPA ज़्यादा साइन होंगे, एयर कंडीशनर्स, मेरे को लगता है कि पूरा का पूरा जो थीम है वह एक इंटरेस्टिंग थीम है। आपको अवॉइड क्या करना चाहिए, एक मैं आइडिया देता हूँ आपको। मैं सुबह सोच रहा था, मैं कंपटीशन आजकल देख रहा हूँ कि कहाँ पे कंपटीशन आ रहा है, तो एक आइडिया मैं आपको देता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को कैसे सोचना चाहिए। वरुण बेवरेजेस है, अब वरुण बेवरेजेस हिंदुस्तान में पेप्सी की बॉटलिंग करता है, ट्रॉपिकाना प्रोडक्ट्स बनाता है और बेचता है, मार्केटिंग भी करता है। अब कोक कैंपा का जो मार्केट शेयर है वो 10% हो चुका है कुछ स्टेट्स के अंदर। तो हालांकि गर्मी आने वाली है, गर्मी से पहले हम अक्सर वरुण बेवरेजेस का स्टॉक ऊपर जाते देखते हैं, मगर मुझे लग रहा है कि इस समय वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक में गर्मी के
आने के बावजूद भी नहीं डालना चाहिए, बिकॉज कैंपा कोला जो रिलायंस का ब्रांड है उसका मार्केट शेयर 10% हो चुका है। कोला मार्केट के अंदर 2 ब्रांड्स होते थे, पेप्सी और कोक, अब तीसरा ब्रांड आ चुका है जिसका 10% कुछ शहरों में मार्केट शेयर हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे कंपटीशन आ रहा है उसको अवॉइड करें। पॉलीकैब, KEI, जिसके अंदर बिरला ग्रुप आ रहा है, अडानी ग्रुप आ रहा है, वरुण बेवरेजेस बिकॉज रिलायंस उसमें आ चुका है, टाइटन के अंदर आप देखें तो वहाँ पे कंपटीशन आ रहा है। तो उन कैटेगरीज को अवॉइड करें जहाँ पर एक्सटर्नल कंपटीशन, इंटरनल कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। पैटर्न एनालिसिस सर, कौन से सेक्टर में आपको बुलिश होना है, क्या रीजन है और कहां से दूर रहना है, बिल्कुल रीजनिंग के साथ आपको डिकोड करके दिया है निकुंज सर। निकुंज सर बहुत शुक्रिया आपका, कल फिर से मुलाकात होगी आपसे इसी समय। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ते हैं। अमोल आठवले हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमोल बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत आपके स्टॉक से कर लेते हैं, बताइए कहां पर आप बुलिश हैं। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आई थिंक जिंदल स्टील के साथ जाना चाहूंगा, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। 925 के आसपास मैंने पिक किया था, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 985 और 995 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 900 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है, अप ट्रेंड फॉर्मेशन होने के बाद भी ये रैली में स्टॉक ने इतना कंट्रीब्यूट किया नहीं है, फिर भी हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं रेंज से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। ओवरऑल सेटअप अच्छा है, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। दूसरा मैं एक ब्रेकआउट के साथ जाना चाहूंगा, जो बजाज फाइनेंस अच्छा लग रहा है, 9095 के आसपास पिक किया था, थोड़ा सा नीचे है अभी। पोजिशनली टारगेट है 9500 9600 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 8900 के। एक रेंज का ब्रेकआउट है डेली और वीकली फॉर्मेशन में, और उसके बाद स्टॉक कंफर्टेबली ऊपरी लेवल पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल भी अगर हम देखेंगे तो ये ब्रेकआउट टेक्सचर अगर कंटिन्यू रहता है तो स्टॉक में आने वाले दिनों में एक टेक्निकल अप ट्रेंड रैली देखने को मिल सकती है। परफेक्ट, ये 2 शेयर हो गए अमोल की तरफ से। JSPL और बजाज फाइनेंस बढ़िया हम देख रहे हैं कि चाल इसकी रही है, रिकॉर्ड हाइस पर लगातार ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 8,900 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है और 9,600 का आपको टारगेट मिल जाएगा बजाज फाइनेंस के शेयर में। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन सचिन जी क्विकली आपसे जरा व्यू जाएंगे। ये पावर वाले शेयरों में हम तेजी देख भी रहे हैं, और जो पूरी की पूरी वैल्यू चेन है वहां पर हम एक गर्मी देख रहे हैं। निकुंज सर भी बोल रहे थे कि नहीं, ये एक फ्लेवर रहेगा बाजार का। आज भी हम तेजी देख रहे हैं पावर में। 1-2 शेयर जरा पावर स्पेस से जरा बताइए जहां पर आपका कन्विक्शन है, जहां पर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा लंबा बेट अगर लेंगे तो फायदा होगा जरूर। पावर स्पेस से जो मोमेंटम्स मुझे लगता है कि कमिंग डेज में कैच होता हुआ नजर आ सकता है, वो थोड़ा सा टाटा पावर नजर आ रहा है। बिकॉज एक रिसेंटली एक रेंज में फंसा हुआ था स्टॉक, जो कि ब्रेक होते हुए नजर आए करीब 360 370, उन लेवल्स के ऊपर स्टॉक मूव करता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लग रहा है यहाँ से कमिंग डेज में एक अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। अपसाइड इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं स्टॉक के करीब 410 420 के, तो यहाँ पर एक बार फोकस रखा जा सकता है। इसके साथ साथ में जैसे कि निखिल सर ने बताया था कि लाइक गर्मी के चलते कुछ स्टॉक्स related to that sectors हो सकते हैं। So Voltas is also looking very good on the charts, और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन करीब 1500-1510 के आसपास से स्लाइड रिट्रेस हुआ है, बट थोड़ा सा और अगर रिट्रेसमेंट्स मिलता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ करीब 1410 1420 के आसपास में मेरे हिसाब से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अप साइड में यहाँ पर भी करीब 1550 1580 तक के टारगेट्स जो है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। लोअर साइड में एक अच्छे सपोर्ट्स जोन बने हुए हैं जिसको एज एन सपोर्ट कंसीडर किया जा सकता है, और वो लेवल से करीब 1360 के आसपास में। So 1360 could be the stop loss. Buying range हो सकती है 1410 1420 टाटा पावर और वोल्टास, ये 2 शेयर गर्मियों वाली थीम में पावर वाली वैल्यू चेन के हिसाब से ऑलरेडी हमने काफ़ी तेज़ी, बड़ी तेज़ी देखी है। वोल्टास में देखी हमने तेज़ी, इसके अलावा हमने ब्लू स्टार में तेज़ी देखी, हेवेल्स का शेयर भी चला है। तो ये पूरी की पूरी थीम बजिंग है। 1500 और 1580 तक के टारगेट्स होंगे वोल्टास के लिए, 1360 का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो शेयर है टाटा पावर, बढ़िया स्टॉक है और अच्छे से लोअर लेवल से रिकवर कर रहा है। 500 रुपए के आसपास का उसका 52 वीक हाई है। अब उस दिशा में आगे बढ़ता हुआ शेयर ये निश्चित तौर पर दिख रहा है। चलिए, बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है और 51,700 के आसपास है, और निफ्टी में जो बढ़त है वो करीब 320 पॉइंट की है, और ये चल रहा है 23,670 पे। एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके लिए है। तेजस शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जेएम फाइनेंशियल से हैं। तेजस नमस्ते, बताइए ऑप्शंस का ट्रेड।
गुड आफ्टरनून डिम्पी जी और तमाम दर्शकों, मेरा नमस्कार। तो आज का मेरा जो ऑप्शन का ट्रेड है वो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक ने रिसेंटली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था लास्ट वीक में, और उसके बाद लगातार स्टॉक हायर हाई बना रहा है। और आज के सत्र में भी अगर देखेंगे तो स्टॉक ने इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास कर लिया है। हमें लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से भी रैली करेगा, तो ऑप्शन के जरिए हम ये इसमें एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रहे हैं आपको। एसबीआई का जो 780 का जो कॉल है करीबन 5 रुपए के करीबन चल रहा है, तो आपको 4 से 5 के बीच में इसको अक्यूमुलेट करना है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1 का, और पहला लक्ष्य रहेगा 9 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 13 का। तो ये जो 3000 का। ठीक है, पॉइंट टेकन है। तो आप ये कह रहे हैं कि एसबीआई की कॉल रखो सामने 780 का। मैं भी एग्री करता हूँ कि बड़े निजी बैंकों के साथ सरकारी बैंकों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑल्दो एसबीआई अच्छी परफॉर्मेंस देता आया है, आगे भी हो सकता है दे आपको, इसलिए इस ऑप्शंस के ट्रेड के साथ जा सकते हो। 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, इसलिए एक्सरसाइज प्राइस कम है, 4 से सिर्फ 5 रुपये हैं और 1 रुपये का स्टॉप लॉस है। फ्री कर देगा आपको 27 तारीख को, या तो टारगेट लगाएगा या तो स्टॉप लॉस लगाएगा। अगर रेट टू रेट भी रह गया तब भी कोई दिक्कत नहीं, सौदा प्लस करने में मेरे को नहीं लग रहा कि कोई खास बड़ी प्रॉब्लम है। 3 रुपये का रिस्क है और करीब 6 से 7 रुपये का प्रॉफिट इसके अंदर एवरेज पे आएगा, तो रेशियो 1:2 की बनती है। ठीक है तेजस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सौदा समझाने के लिए। सचिन गुप्ता, आदित्य अरोड़ा, अमोल अठावले भी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं, उनसे भी ज़रा करेंगे बातचीत, और साथ ही साथ कुछ ऐसे शेयर्स भी चेक करवाएंगे जहाँ पर आज बढ़िया लॉन्ग पोजीशंस वगैरह बन रही हैं, ताकि कल भी काम आए आपके। मैं रोल ओवर के हिसाब से भी सारे नंबर्स डाटा वगैरह देख रहा हूँ, और इस बार का रोल ओवर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, एक शेयर मैं बताता हूँ आपको, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। मेरे को लग रहा है इसका रोल ओवर अगला अच्छा जाएगा, अगली सीरीज़ तक ये कम से कम सही जाएगा, क्योंकि आज इसमें अच्छी बाइंग हो रही है और बिल्डअप थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा है। एक बार इसकी ना फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। अब मैं जिन भी शेयरों का नाम बोलूँ ना, आप उसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। आदित्य, एक बार ज़रा पहले आप इसको चेक करो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स को, फिर मैं अमोल सर के पास किसी और शेयर के लिए पहुँचूँगा। बिल्कुल, देखिए एचएएल में बहुत शानदार मूव देखने को मिला। कुछ 20 दिन में हमने स्टॉक देखा है 3000 से 4000 पहुंच चुका है। ऑल्दो यहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन बहुत बेहतरीन है और वॉल्यूम के साथ इधर तेजी हो रही है, बट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 4101 इस स्टॉक के लिए हर्डल है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी देखी जा सकती है। स्टॉक को अक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डिप्स पे करें। सही लेवल स्टॉक को अक्यूमुलेट करने का रह सकता है 3750 से लेके 3850। तो थोड़ा सा डिप का मैं इंतजार करूंगा और फिर वहां पे तेजी का नजरिया बनाऊंगा। ठीक है, एक शेयर और है, ये सचिन आपको देखना है, वह है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई प्रू के नाम से मिलेगा शेयर। इसकी भी फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना। हाँ सर, ये शेयर क्या ठीक है क्या? मैं इसको अगली सीरीज़ के लिए, इसने एक्चुअली मैंने डेली चार्ट पे देखोगे ना तो इसका ब्रेकआउट हुआ है 50 दिन की एवरेज का। तो एक बार आप इसको ज़रा चेक कर लो, मेरे को लग रहा है अगली सीरीज़ के लिए लेके जाना चाहिए, कम से कम 6 से 30 का टारगेट होना चाहिए। ये डिम्पी जी बिल्कुल लोअर साइड में 530 540 के आसपास से स्टॉक रिवर्स हुआ, और जिस तरीके से प्रायर वीक में एक रिवर्सल दिखाया है, एक बुलिश मोरुबुजू जैसी कैंडल्स फॉर्म होती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ में इसको हम बुलिश इंगल्फिंग भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज उसके प्रायर वीक को पूरा इंगल्फ करता हुआ नजर आया। स्टॉक की क्लोजिंग जो है वो अपने 200 वीक्स के मूविंग एवरेजेस के ऊपर देखने को मिली है, और जिस तरीके से स्ट्रेंथ आई है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम, साथ ही साथ में अगर मोमेंटम रीडिंग्स पे फोकस करें, एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर यहाँ पे भी देखने को मिला है। सो बिल्कुल मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हो सकता है ये हफ्ते में भी, और अपसाइड पोटेंशियल्स जो नजर आ रहे हैं एग्जैक्टली वो करीब 635 से लेके 640 के आसपास के नजर आ रहे हैं। सो वो एक इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं स्टॉक के लिए। लोअर साइड में एक सपोर्ट का जरूर ध्यान रखना है, और ये 200 डीएमएस के आसपास के लेवल्स हैं, वो लेवल्स है करीब 570 के। मेरे हिसाब से अगर कोई बाइंग पोजीशंस लेता है तो 570 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस ली जा सकती है। अपसाइड पोटेंशियल्स टारगेट 635 640 हो सकते हैं। पॉइंट टेकन, 640 तक हो सकते हैं, एग्जैक्टली हमारी भी रीडिंग यही है। मैं जितने शेयर अभी आपके सामने बोल रहा हूँ ना, सभी शेयर ज़रा नोटिस करके रखिएगा। इसी कड़ी में एक और शेयर भी है मेरी लिस्ट में, वो भी अच्छा मूवमेंट दे सकता है अगली सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमोल सर, मैं इसके लिए आपके पास आ रहा हूँ। उस शेयर का नाम है मैरिको। एक बार ज़रा चेक करो, टेक्निकली बढ़िया स्टॉक है, सेम पॉइंट पे, यानी कि करीब लेवल से, चलो मैं बता देता हूँ, करीब 580 पे डबल बॉटम बना हुआ है,
ब्रेकआउट कैंडिडेट है, चला हुआ ज़्यादा आज है नहीं, लॉन्ग पोजीशंस बन रही अच्छी इसके अंदर। एक बार ज़रा देख के बताइए अगली सीरीज में चलेगा ये मैरिको? जी बिल्कुल, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। एक तो रिवर्सल शार्प हुआ है, दूसरा 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। कंसोलिडेट जरूर हुआ है, 2 दिन की रैली में स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया नहीं है, बट थोड़ा सा अगर हम लार्जर टेक्सचर स्टॉक का देखते हैं तो डेफिनेटली बाइंग साइड का मोमेंटम है और वही बढ़ता हुआ चार्ट्स पे दिख के आ रहा है। मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास एक स्टॉप लॉस लेवल रहेगा, 615 के आसपास आता है वो। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं स्टॉक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज तक रैली करने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 650 के आसपास आता है, सो ऑन द हायर साइड 650 और 660 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन रहेगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक के लिए। स्ट्रेंथ को पूरी तरह से मजबूती के साथ पकड़ के रखे हुए हैं। 300 अंकों की तेजी है निफ्टी में, और निफ्टी बैंक की बात करें तो अब 1100 अंकों से भी ज्यादा की तेजी है, 51,700 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तेजी वाले तो हमने बहुत ढेर सारे शेयर डिस्कस किए हैं, एक जरा मंदी वाला शेयर डिस्कस करते हैं। और आज जो सबसे ज्यादा कमजोरी है वो है टाइटन के शेयर में। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, आपके शेयर भी लेंगे। एक बार जरा टाइटन पर व्यू दीजिए। एक एम्बिट की रिपोर्ट आई है, एम्बिट ने चैनल चेक किया है और ये कहा है कि आगे Q4 में थोड़ी सी ग्रोथ सुस्त हो सकती है, और उसके पीछे बड़ी वजह यह भी बनेगी कि गोल्ड प्राइसेस में जो स्पाइक आया है वो थोड़ा परेशान करेगा। कमजोर आय ग्रोथ संभव है फरवरी मार्च में, एम्बिट के चैनल चेक में निकल के आया है। अच्छा, जो हाल फिलहाल जो 2-3 दिन चला टाइटन का शेयर, तो हमें ताज्जुब हो रहा था कि गोल्ड के प्राइसेस रिकॉर्ड हाइज पर हैं, गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनी चल रही है वो तो ठीक है, लेकिन टाइटन क्यों चल रहा है? आज ये हम गिरावट देख रहे हैं, कल भी गिरावट थी, आज भी गिरावट है। क्या और यहां से गिर सकता है शेयर टाइटन का? वेरी गुड आफ्टरनून टू अभिषेक जी। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इन बिटवीन कुछ समय पहले हमें काफी अच्छा पुल बैक देखने को मिला था और वो पुल बैक सस्टेन नहीं कर पाया। इस पर्टिकुलर काउंटर में आज शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं और जिस हिसाब से आज का कैंडल डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक फॉलोअप मूव लोअर साइड में और देखने को मिल सकता है। 3000 तक के लेवल यहाँ पर ओपन हो चुके हैं निचले स्तरों पर। अब फ्रेश तेजी तब बनेगी जब ये स्टॉक 3200 के लेवल ऊपरी स्तरों पर क्रॉस करेगा। जब तक वैसा नहीं होता है तब तक यहाँ पे कोई भी लॉन्ग ट्रेड लेने की सलाह नहीं होगी। इनफैक्ट अगर शॉर्ट भी करना है तो थोड़ा सा पुल बैक का इंतजार करें। डाउन साइड में जो रिसेंट सुन लो बने थे 3000 के, वो यहाँ पे फिर से टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, टाइटन को लेकर नीलेश जी का व्यू। नीलेश जी, आप बताइए फिर आप क्या रेकमेंड कर रहे हैं? आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं? 2 स्टॉक, इनफैक्ट खरीदारी की लिस्ट तो थोड़ी लंबी है, बट स्पेसिफिकली 2 काउंटर्स जो हमें काफी अच्छे लग रहे हैं टेक्निकली। सबसे पहले पीएसयू बैंकिंग स्पेस, जो कि आज के सेशन में काफी अच्छा स्पर्ट वहां पे देखने को मिल रहा है। अक्रॉस ऑल पीएसयू बैंक्स आज काफी अच्छा उछाल हम देख रहे हैं। इस स्पेस में से बैंक ऑफ बड़ौदा, ये पर्टिकुलर काउंटर अभी भी हमें पसंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी भी जगह है। इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ऑलरेडी क्रॉस किया है। अब यहाँ से 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 232 के आसपास है, उसे टेस्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इन लेवलों पर बैंक ऑफ बड़ौदा को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 221 के स्टॉप लॉस से 232 के टारगेट होंगे। वहीं जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है HDFC AMC। ये भी स्टॉक काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बना है। स्टॉक अपने पिछले 2 से 3 महीनों का जो कंसोलिडेशन था उसको ब्रेक कर चुका है और आज यहाँ पर एक फॉलोअप मूव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी HDFC AMC इस पर्टिकुलर स्टॉक को। 4230 के टारगेट होंगे, 4230 के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा 4035 का। भी पर तेजी की सलाह 232 के टारगेट और 221 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये ट्रेड करना है। पीएसयू बैंकों पर भी हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे एक्सपर्ट्स हमारे बुलिश होने लगे हैं। तेजी के ही सौदे आ रहे हैं और तेजी के ही आएंगे। दूसरा जो शेयर आप देखिए HDFC AMC का है, जो मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स है ना, वहां पर अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। 4230 का टारगेट, 4035 का स्टॉप लॉस। AMC यानी कि म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कंपनियां म्यूचुअल फंड का कारोबार करती हैं उनको AMC के नाम से हम जानते हैं। अच्छा आदित्य, अगर हम इस स्पेस की बात कर रहे हैं मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स की, एक और शेयर चेक कीजिए और वो शेयर हम देख रहे हैं कि लगातार 5-6-17 से अच्छी तेजी पर कारोबार कर रहा है, वो है एंजल वन का। एंजल वन कितनी तेजी आप देख रहे हैं? क्या तेजी चलती रहेगी
या फिर अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते रहे बाजार में? बिल्कुल देखिए, अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है, आधे हफ्ते जैसे का 2-3 इंट्राडे बीटीएससी लोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तेजी ने एक हॉल्ट ले लिया है। यहाँ तो यहाँ पे 2400 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, 2400 से 500। तो यहाँ पे मुनाफा वसूली करना एक बुरा आइडिया नहीं है। एक बार स्टॉक को 2500 के ऊपर छलांग लगाने दे, फिर एक नया तेजी का विचार बनाए। हाल फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है अंदर शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पे तो एक मुनाफा घर ले जाने का व्यू बन रहा है। 1900 से देखिए शेयर चलते चलते एक तरफा रैली में 2400 रुपए के आसपास पहुंच गया है। प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए, बढ़िया मुनाफा बांध लीजिए, ये भी एक अच्छा तरीका होता है बाजार में। पैसे के लिए तो आए, पैसे अगर हो रहे मिल रहे हैं तो आप उसको वसूलिए। 2500 के ऊपर जब निकलेगा तो फिर एक और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आ जाएगा और फिर एक नई तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। अब वक्त है 18 स्वदेश की बिग एक्सक्लूसिव का, जो जुड़ी हुई है पावर सेक्टर से। रेलवे अपनी बिजली की जरूरतों का बड़ा हिस्सा न्यूक्लियर पावर से पूरा करने की योजना बना रही है। रेलवे इसके लिए एनटीपीसी समेत कई पीएसयू से साथ चर्चा भी कर रही है। इस खबर के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, एक बहुत ही अच्छी खबर ये लग रही है, बताइए क्या डिटेल्स हैं इसके? सरकार की कोशिश है कि साल 2047 तक वो एनर्जी सेक्टर में सेल्फ रिलायंस बन पाए और इसके लिए सरकार न्यूक्लियर, सोलर एनर्जी जैसे अन्य विकल्पों पर तेजी से कदम बढ़ा रही है। सूत्रों की माने तो इसमें बड़ा कदम भारतीय रेलवे उठा रही है, जहां कोशिश वो ये कर रही है कि अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्सा वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड एनर्जी के जरिए वो उसको पूरा कर पाए। और सूत्रों की माने तो इसमें फिलहाल रेलवे तमाम पीएसयूज के साथ में इस वक्त बातचीत चल रही है और सबसे ज्यादा बातचीत इस वक्त उसकी एनटीपीसी के साथ में, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। यहां पर एनटीपीसी ने दिलचस्पी जताई है कि यदि सब कुछ ठीक रहा और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन साबित होते हैं, यानी कि रेलवे के लिए और एनटीपीसी के लिए, तो एनटीपीसी एक डेडिकेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित कर सकता है जो कि रेलवे के एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन भारतीय रेलवे का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, उसका एक बड़ा हिस्सा इस न्यूक्लियर पावर प्लांट एनर्जी के जरिए उसको पूरा किया जाएगा। रेलवे का अपना खुद का अनुमान है कि साल 2030 तक उसका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा वो 10,000 मेगावाट हर साल का होगा और इसमें शुरुआती दौर में वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए जो एनर्जी हासिल करना चाहेगा वो उसका टारगेट तकरीबन 1600 मेगावाट है। यानी कि इस टारगेट को लेकर के रेलवे अभी तमाम पीएसयू के साथ में उसकी बातचीत चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा वो एनटीपीसी के साथ आने में दिलचस्पी जता रही है। जो कुछ और पीएसयू जिनके साथ में रेलवे की बात चल रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट एनर्जी डिमांड को लेकर के, उसमें तारापुर एक प्लांट है, इसके अलावा राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, काकरा पावर एटॉमिक पावर स्टेशन, कायगा जनरेटिंग स्टेशन, ऐसे तमाम न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जहां पे रेलवे की बातचीत चल रही है और इनके जरिए आने वाले वक्त में बहुत जल्द कोई इसको मूर्त रूप देगा, इसको फाइनलाइज करेगा और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्सा वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए उसको हासिल कर पाएगा। ठीक है, तो पावर कंपनीज के लिए भी और रेलवे के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी निश्चित तौर पर। आज अगर हम रेलवे वाली कंपनीज की बात करें तो वहां पर भी ठीक ठाक एक्शन है। अमोल जी, रेलवे में अगर हम आरवीएनएल, आईआरएफसी, रेलटेल, इरकॉन, जितनी भी कंपनीज हैं, यहां तक कि अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें, जुपिटर वैगन, वो भी चल रहा है। कहीं कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? चले बहुत है, थोड़ा सा सावधानी बरतने की मुझे लगता है जरूरत है अब कि काफी बाउंस बैक जो है तो काफी शार्प आया है। अगर हम आईआरएफसी में भी देखते तो 17-18% का रैली लोअर लेवल से हो गया। कहीं ना कहीं थोड़ा सा थकान ये स्टॉक में दिख के आ रही है। रिवर्सल नहीं लग रहे हैं, बट शायद ऐसा हो सकता है कि एक आध दो दिन का एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिल सकता है, उस पर जरूर ध्यान दिया जा सकता है। तो अगर मैं उस हिसाब से देखे तो एक आईआरएफसी, इसका फॉर्मेशन मुझे एक चार्ट्स पे काफी बेटर लग रहा है। एक तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ट्रेड हो रहा है, करेक्शन में ही आई थिंक देखा जा सकता है। बट सपोर्ट्स अगर हम देखते हैं तो 130 का एक सपोर्ट है और 128 का एक सपोर्ट जोन है। ये काफी प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन लग रहे हैं चार्ट्स पे। अगर ये मेंटेन होते तो आई थिंक ये स्टॉक वापस से मोमेंटम पकड़ के कहीं ना कहीं 138, 140 तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के रहे। बट थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहोगे एंड बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज, ये स्ट्रेटेजी आई थिंक रखोगे तो टेक्निकली ये बेटर लग रहा है। एफसी देखिए, इसमें गुंजाइश भी ज्यादा है। 230 रुपए के आसपास इसका 52 वीक हाई है, भाव फिलहाल 130 है
और इसमें उतनी तेजी नहीं हो रही है जितनी बाकी शेयर में हो चुकी है। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से भी ये एक बढ़िया बेट आपके लिए बन रहा है IRFC के शेयर। साथ निफ्टी में बढ़त है, क्या बाजार में तेजी का दौर आगे भी जारी रहेगा? इसके अलावा मार्च एक्सपायरी कहाँ जाएगी और निफ्टी का साल का जो अंत हो रहा है, ये जो फाइनेंशियल ईयर का साल का अंत हो रहा है, ये कहाँ पे जाएगा? इस पे ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय है, बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार शरद से पूरी समझ लेते हैं बात, उसके बाद फिर तीनों मेहमानों से एक एक शेयर का एक टेक भी लेंगे। बिल्कुल, हमने जो है एक बड़ा सा महापोल किया है यहाँ पे 18 हाउस स्वदेश के लिए। यहाँ पे अलग अलग हेड ऑफ रिसर्च, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिस्ट से जो हमने बातचीत की है और हमने कुछ सवाल रखे हैं कि करंट लेवल्स पे जो है बाजार में एक अच्छी तेज़ी आई है, 2025 के सारे लॉसेस ख़त्म हो चुके हैं और क्या क्या आगे जो है सवाल उठता है उस पर हम फोकस करते हैं। सबसे पहला सवाल मैंने पूछा था कि क्या निफ्टी में तेज़ी की दौर आगे भी जारी रहेगी, और अभी जो है बुलिश नज़रिया बन रहा है और 60% लोगों ने कहा कि तेज़ी जो है बनी रहेगी। कंसोलिडेशन पे आंकड़ा 30% था और बहुत कम लोगों ने कहा कि मुनाफा वसूली जो है आने वाला है। ओवरऑल एक बुलिश नज़रिया बनता है। दूसरा सवाल मैंने पूछा था लोगों से कि मार्च एक्सपायरी तक निफ्टी के क्या लेवल्स आ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मार्च के महीने में देखने मिल सकते हैं। 3 ऑप्शंस हमने दिए, 23,800, 24,000 और 23,500, और यहाँ पे जो है 55% रिस्पोंडेंट्स कहते हैं कि 24,000 का आंकड़ा जो है पार हो सकता है। थोड़े मिले जुले संकेत 23,800 और 23,500 की ओर, बट मेजॉरिटी 24,000 के लेवल्स पे जो है फोकस पे। और याद रखिए अभी 3 से 4 सेशन बाकी है ट्रेडिंग के, जहां पे ये नंबर देखने मिल सकता है। अगर तीसरा सवाल के बारे में बात करें तो ये आगे तेज़ी के लिए जो कब से मजबूत ट्रिगर वो क्या रहने वाली है, तो हमने 3 अहम बात रखी। सबसे पहले मजबूत चौथे तिमाही के नतीजे, FIs की खरीदारी और टैरिफ की राहत। और यहाँ पे जो है चौथे तिमाही के मजबूत नतीजे पे जो है ज़्यादा फैक्टरिंग आ रहा है, लगभग 50% का, और FIs की खरीदारी जो वापस आ रहे हैं FIs, पिछले 2 सेशन में हमने देखा भी 10,000 करोड़ तक का आंकड़ा आया है, उसको भी लेके एक बुलिश नज़रिया जो है रेस्पोंडेंट्स का बन रहा है। इसके अलावा चौथा सवाल था दिग्गजों में किस शेयर में बड़ी तेज़ी की जो है तैयारी हो सकती है। दिग्गज शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे रिलायंस पे बुलिश नज़रिया बन रहा है। 50% लोग कहते हैं कि रिलायंस में जो है अच्छी मूव देखने मिल सकती है। उसके बाद देश का सबसे बड़ा इंफ्रा कंपनी L&T, यहाँ पे भी 40% रिस्पोंडेंट्स जो है इन्होंने कहा कि यहाँ पे तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके अलावा हमारा 5वां स्टॉक है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में कौन सा अहम स्टॉक पिक रहेगा जहाँ पे ज़्यादा पैसा बन सकता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी आया है HDFC बैंक का, लगभग 60% लोग कहते हैं कि यहाँ पे तेज़ी देखने मिल सकता है अगर हम कंपेयर करें बाकी सारे प्राइवेट बैंक्स के साथ। और आज कोटक बैंक जो है ऑफकोर्स 1 ईयर हाई लेवल्स पे है, तो ज़्यादा जो है यहाँ पे पैसा बनने का इस शॉर्ट टर्म बेसिस पे चांस कम लगता है, ये रेस्पोंडेंट्स कह रहे हैं। 5 सवाल तो हो गए, लेकिन हमारा 6वां सवाल है कि किस सेक्टर में सावधान रहना चाहिए अभी के दौर पे। IT था, रेलवे डिफेंस था, फार्मा था। यहाँ पे अभी भी जो है स्ट्रीट थोड़ी सी कॉशियस है अगर रेलवे या डिफेंस स्टॉक्स के बारे में बात करें। ऑफकोर्स इन स्टॉक्स में जो अच्छी बाइंग आ रही है फॉलोअप, लेकिन अभी भी जो है सतर्क रहने की जो है ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मार्केट की जो है राय है। IT की बात करें तो यहाँ पे भी सतर्क रहे, 35% लोग कह रहे हैं अभी भी सावधान रहे हैं कि जेन AI का क्या आगे ऑर्डर जा रहा है या ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट, डिस्क्रिशनरी सेंटिमेंट बढ़ी है कि नहीं, अभी भी एक टाइप से कॉशियस रहने की बात की गई है। आखिर में बात करेंगे कि इस साल के अंत तक निफ्टी के क्या लेवल्स आ सकते हैं, क्या निफ्टी का लेवल्स लग सकता है। 24,000 का आंकड़ा तो पार ही एक्सपेक्टेड है ही, लेकिन साल के अंत तक 25,000 का लेवल छू सकते हैं, ये 70% लोग कह रहे हैं इस पोल में। और 26,000 में भी जो है बुलिश नज़रिया है, पर लोग कम है, लगभग 30% पे। तो ओवरऑल मार्केट पोल की जो हमने राय ली है, यहाँ पे एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। ऑफकोर्स थोड़ी कॉशियसनेस ज़रूर है, लेकिन बुलिश नज़रिया अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये हमारा मार्केट के महापोल से पता चल रहा है। पोल हमने किया है, ये शरद को बताने में ही आपको कम से कम 5 मिनट लग गए, तो सोचिए इसको बनाने में कितना समय लगा होगा। और एक एक करके सारे डाटा को अच्छे से हमने पिरो के शरद ने आपके सामने सारी चीज़ रखी। और मेरे को लगता है जितने क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे उन सभी क्वेश्चंस को एक्सपर्ट्स के कंबाइन वेटेज से और कंबाइन उनके एनालिसिस से ये हमने एक पोल्स के अंदर क्वेश्चंस डाल के कंप्लीट करने की कोशिश की है। नीलेश जैन, आदित्य अरोड़ा, अमोल अठावले हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश भाई से करते हैं जरा बातचीत, सुबह से अब तक बातचीत ही नहीं हुई। नीलेश भाई नमस्ते।
एक शेयर आप बता के जाइए जिसको मेरे को BTST भी करना और अगली सीरीज में रोल ओवर भी करना है। डिम्पी जी, बिल्कुल देखिए, एक स्टॉक अगर पिक करना है तो वो होगा बैंकिंग स्पेस से, और बैंक निफ्टी पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो बिल्कुल बैंकिंग स्पेस को रडार पे रख के चलने की सलाह होगी। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक ये पर्टिकुलर स्टॉक है जो टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और इनफैक्ट अगर इसे रोल ओवर करना है तो अगले सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पोजिशनल लिहाज से भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो सबसे पहले आज यहाँ पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। काफी अच्छे बिल्डअप लॉन्ग साइड में हो रहे हैं, 15% का हुआ इजाफा हुआ है यहाँ पे। तो एक फॉलोअप मूव शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर BTST अगर कर रहे हैं तो 1115 1125 का लेवल ध्यान में रख के चले। अगर अप्रैल सीरीज के लिहाज से अगर यहाँ पे देखें तो 1180 से 1200 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोटेंशियल है कि 8 to 10% का मूव अभी भी इन लेवलों से दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा यहाँ पे 1075 का, और एक्सिस बैंक ये एक बैंकिंग स्पेस का स्टॉक होगा जहां पर खरीदारी करने की सलाह होगी। टेकन। हालांकि मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, इस बार की जो भी बैंक्स की ऑप्शंस हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, चाहे वो फिर 48,000 से शुरू हुई हो, 48,500, 48,800, 49,000, 49,500, 50,000, ये सारी की सारी कॉल्स ने जो भी जिसने जिस लेवल पे एंट्री की है आज से 10 दिन पहले, वो मल्टी टाइम्स पैसा बना के निकल रहा है मार्केट से, और उसको टाइमली बुक भी करना चाहिए प्रॉफिट। ये बात भी थोड़ा ऑप्शंस के ज़रिए वालों को तो खासकर ध्यान रखनी चाहिए। आगे बढ़ें। आदित्य, आपसे भी यही क्वेश्चन होगा मेरा सेम, कोई एक ऐसा शेयर जो BTST के लिहाज से भी ठीक है और रोल ओवर के लिहाज से भी ठीक है? बिल्कुल। डिम्पी जी, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार का जो मूव है थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ओवर एक्सटेंडेड है, और प्रॉफिट बुकिंग लास्ट हाफ एन आवर 1 आवर में काफी सारे काउंटर्स में देखने को मिल रही है। तो कल से मैं बहुत ज्यादा आशा नहीं रखता हूँ कि कल भी शायद ऐसी ब्लॉकबस्टर तेजी देखने को मिले या ना मिले, ग्लोबल सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है। बट अगर नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करें तो यस, सेंटिमेंट बिल्कुल पॉजिटिव है उसके लिए, और उसके लिए मेरा कैंडिडेट रहेगा SBI। बहुत टाइम बाद SBI में एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है, तो ये बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट है। थोड़ा 1 महीने का जो एक्सपायरी का हमारा व्यू है इस हिसाब से पॉजिटिव कैंडिडेट है। इसको बाय किया जा सकता है 782 में, और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 750 का, और इसमें टारगेट बन के आ रहे हैं 810 से लेके 830 के। 30 तक के, यानी कि बैंकिंग पे ही सब लोग अमूमन अपनी राय दे रहे हैं। अभी मैंने एक ऑप्शंस का ट्रेड पता किया, वो बैंक का था। अभी आपसे पता किया तो बैंक है, नीलेश भाई ने तो बैंक दिया। तो इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है कि बैंक्स में अभी काफ़ी दम है। IT में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ पे वैल्यू हंटिंग हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी IT के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। अमोल अठावले, कोई एक शेयर आपकी तरफ से भी जो BTST का कैंडिडेट हो या ना हो बट अच्छा रोल ओवर का कैंडिडेट है? मारुति के साथ जाना चाहूंगा मैं। 1-2 दिन के कंसोलिडेशन शायद देखने को मिल सकते हैं, बट लेवल्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। 11,920 के आसपास पिक किया था, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 12,300 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 11,750 का। आज उसने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को के ऊपर क्लोजिंग दिया है। एक रिवर्सल फॉर्मेशन ऑलरेडी डेली और वीकली चार्ट्स के ऊपर है, इतना चला नहीं है स्टॉक, इनफैक्ट ये रैली को मिस किया है, बट सेटअप अच्छा है। आई थिंक यही कंटिन्यू रहता है, तो मुझे लगता है कि एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मारुति के साथ जरूर देखा जा सकता है। एक और अलग थलग शेयर मिला, बट हाँ ये एक्सपायरी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है मारुति, इस पे ध्यान रखिएगा। देखो, इंडेक्स मैनेजमेंट तो होगा, एक आदमी छोड़ेगा तो दूसरा आदमी बैटन पकड़ेगा, या वो कंसोलिडेशन के फॉर्म में हो या फिर और तेज़ी के फॉर्म में हो, तो लेकिन इंडेक्स मैनेजमेंट तो होगा। हर दिन बैंक वाले काउंटर सामने नहीं आएंगे, तो किसी और को आना होगा। हो सकता है रिलायंस आगे चल के लीडरशिप ले ले और वापस से, तो उसमें से मारुति मेरे को जो सर ने दिया है ना, इसमें थोड़ा जमता है। मेरे को लगता है कि क्योंकि इनके सेल्स के नंबर भी आने हैं, फिर फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मारुति के अंदर मेरे को लग रहा है डिस्काउंटिंग हो रही होंगी, और ये वापस से चलने लगा। एक बार आप एक काम करोगे, इसका 2 महीने का 3 महीने का चार्ट दिखा सकते हो आप। मारुति का 3 महीने का ज़रा चार्ट दिखाइए, तो उससे थोड़ा आपको और आइडिया लग जाएगा कि 3 महीने पहले कहाँ पे खड़ा था
जब मंदी की चपेट में थे, आज कहाँ पे खड़े हैं हम। ठीक है जी। तो फरवरी में जिस समय बाज़ार पूरी तरह से धराशायी हो रहा था, ये चल रहा था उस समय भी, और अभी भी आप अगर देखेंगे तो पिछले 3 महीने में नेट 11% इन्होंने पैसा बना के दिया है और चल सकता है, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। आगे बढ़ें, बस एक शेयर मेरे को और पता करना है, उसके बाद फिर हम बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ ही बढ़ जाएंगे। एक मैं इसका अनवाइंडिंग का शेयर चेक करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ना थोड़ा रुक ना जाए। सर एक बार इंडसइंड बैंक चेक करना, कुणाल, सॉरी नीलेश, इंडसइंड बैंक। देखिए डिम्पी जी, इंडसइंड बैंक इनफैक्ट ये पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट के विपरीत ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर पिछले कुछ एक दिनों पहले हमने कंसोलिडेशन देखा था, और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, ये पर्टिकुलर स्टॉक बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर कोई भी लॉन्ग ट्रेड या फिर कॉन्ट्राबैट ना ले, अवॉइड करें, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। एक बड़ा सा डाउन टिक हमने गैप डाउन ओपन के साथ 11 मार्च को देखा था, और उसके बाद लगातार यहाँ पे गिरावट देख रहे हैं। तो ये 5वां कंसेक्यूटिव सप्ताह है जहां पर इंडसइंड बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है और स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। तो बेहतर होगा कि अवॉइड करें। निचले स्तर पर 650 और 630 तक के भी लेवल फिर से टेस्ट हो सकते हैं। 700 के ऊपर अगर डिसाइसिवली ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं, अन्यथा बेहतर विकल्प विद इन बैंकिंग स्पेस अवेलेबल है, वहां पर फोकस करने की सलाह होगी। इंडसइंड बैंक को अवॉइड करें। फिर से 630 रुपए के आसपास तक ये गिर सकता है। बुलिश तब होना है जब ये 700 रुपए के स्तर को पार करके और टिके। जरूरी वो है कि वहां पर टिके, उस लेवल पर जाके। बैंकिंग फाइनेंशियल के नीलेश जी बात कर रहे थे कि अच्छा बाकी प्लेयर्स पर ध्यान दें, तो एक जरा चेक कर लीजिए, पूना वाला फिनकॉर्प जरा चेक कीजिए। महीने भर में करीब 20% 30% ये रैली दिखा चुका है शेयर ये, और लगातार रफ्तार में है। एक खबर भी आई थी कि AI पावर्ड अंडरराइटिंग सोल्यूशन कंपनी ने लॉन्च की है। पूना वाला फिनकॉर्प कहां तक जाएगा शेयर ये, क्या इसमें BTST करके जाए? BTST ट्रेड लिया जा सकता है। काउंटर हालांकि आज अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के एग्जैक्ट उन्हीं लेवलों से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, बट एक ग्रेजुअल अपमूव भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमने निचले स्तरों से देखा है। 360 365 तक की अपसाइड अभी भी यहाँ पर संभव है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस सबसे पहले एक स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करने की सलाह दूंगा। 335 का स्टॉप लॉस होगा। लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ी सी डिप का इंतजार करें, क्योंकि पिछले सप्ताह भी यहाँ पे एक बड़ा स्पर्ट देखा था और आज भी क्लोज टू 4% का उछाल है। तो गिरावट पर ही लॉन्ग करने की सलाह होगी, क्योंकि करंट लेवल पर रिस्क एंड रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। 355 360 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। अब हम जरा बढ़ रहे हैं क्लोजिंग की तरफ। 2 मिनट बाद बाजार बंद हो जाएंगे, लेकिन आज की क्लोजिंग भी देखने लायक है। देखिए, अगर आप पिछले सोमवार को याद होगा आपको, तो ये पहला मतलब दौर था जब सोमवार से लेके शुक्रवार तक मार्केट ने नॉन स्टॉप चला, नॉन स्टॉप मतलब, और हर दिन यही उम्मीद थी कि नहीं थोड़ा हो गया हीट, अब थोड़ा नीचे आ जाएगा, लेकिन बाजार गिरा नहीं। सोम मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र तक बाजार चलता रहा। इस बार भी सोमवार की शुरुआत अच्छी हुई है, और ये जब भी सोमवार चलता है ना मार्केट, तो टिपिकली उसको ड्रैग भी करता है। लेकिन क्योंकि इस बार एक्सपायरी है, तो इसलिए सारी चीज़ों को एक साथ मत देखना। अभी जैसे रोल ओवर को भी चेक करते रहना, साथ साथ में ऑप्शंस चेन को भी चेक करना। अभी मैंने जैसे आप सुबह 12 बजे के हम शो में डिस्कस कर रहे थे कि 23,800 की कॉल में बाकायदा लॉन्ग बन रहा है, और 23,500 में कवरिंग है बहुत ज़ोर से। तो 23,500 जाएगा नहीं, 23,800 आने के लिए प्रोबेबिलिटी रास्ता काफ़ी खुला हुआ है। तो उस पर हम 200 पॉइंट अभी और हैं दूर, 150 पॉइंट। तो ये आपको थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस देखना। अब आप देखो, बाकायदा डेज हाई पे बैंक निफ्टी बंद कर रहा है। कोई आदमी सोच सकता है कि 1200 पॉइंट की तेज़ी है और उसको भी डेज हाई पे बंद करेगा, बट कर रहा है आपके स्क्रीन के सामने है। देख लो आप, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लो आप। इंडिया विक्स 8% ऊपर जाके बंद हो रहा है, बट फिर भी बाजार के 10 पॉइंट को नहीं तोड़ पाया। बैंक निफ्टी के 10 पॉइंट को डेज हाई पे जाके बैंक निफ्टी को बंद करना पड़ रहा है। तो इससे आप एग्रेशन समझ सकते हो। आपके पास जो माल है उसको बहुत अच्छे से काटो, या उसको होल्ड करो, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, आराम से ट्रेड करो। बाजार के अंदर बहुत अच्छा और वर्टिकल मूव आया है, खासकर बैंक निफ्टी के अंदर। ये 6,000 पॉइंट की रिकवरी, इतनी फास्ट से रिकवर हो जाएंगे पहले 3,000, ये हमारी कल्पना से परे है।
हमने तो नहीं सोचा था, मेरा ऐसा मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 तक हम इस मार्च को देखेंगे और उसके बाद अप्रैल में 1000 पॉइंट और जोड़ेंगे नेट में और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मेरा 52 और 53,000 तक का टारगेट तो अभी 2 महीने बाद आना था, जो इसी सीरीज़ में मेरे को लग रहा आ रहा है। तो इसलिए आप बिल्कुल सचेत रहो, सावधान रहो और इसमें ट्रेड करो। आज का जो बढ़िया मूव दिया वो रिलायंस ने दिया, 1300 के ऊपर क्लोज कर रहा है। HDFC का मूव 1800 के ऊपर क्लोज कर रहा है। इसके अलावा जो सुपरस्टार शेयर साबित हुए आज के मार्केट के, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। NTPC, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, टेक महिंद्रा, इन सब में बढ़त 3% से ज़्यादा की थी। जिनके लिए आज दिन खराब था वो था टाइटन, ट्रेंट और इंडसन बैंक, इनके लिए दिन अभी भी खराब चला। कुल मिला के आज सारी चीज़ें ठीक थी, करीब 15 से 32%। अभी तो सिर्फ और सिर्फ 15% FIs आए हैं, सिर्फ 15% FIs आए हैं। और आपकी बैंक निफ्टी के जो टोटल फॉल हुआ था 6000 पॉइंट का हाई से, उसका 50% रिकवर हो गया, सिर्फ 15% FIs के आने से। अगर यही 15% मैं और जोड़ देता हूँ, हाइपोथेटिकल मानता हूँ, मैंने 15% अगर और जोड़ दिया तो अगले 2 या 2500 पॉइंट बैंक निफ्टी के और जुड़ सकते हैं। इसका मतलब 55,000 आ जाएगा उस हिसाब से अगर देखें तो थोड़ी कैलकुलेशंस वगैरह करते रहना और सब समझते रहना। मेरे को लगता है 40% पे आके एक बार FIs भी रुकेगा, देखते फिर क्या होगा। अमोल अठावले, आदित्य अरोड़ा, नीलेश जैन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे बातचीत करके अच्छा लगता है और आपने हमको गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो आज का दिन फिर से बढ़िया दौर पे गया और मेरे को अभी ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी सी गुंजाइश और है कल चलने की। देखते हैं US मार्केट्स वगैरह में कैसे बंद होता है और कल कैसे ट्रेड होता है। कल की तैयारी आप